नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए के तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो कि पिछले 2 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो आपकी परीक्षा में अर्थात 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी इसलिए होंगे चूँकि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पिछले 2 वर्षों में लगातार आने वाले प्रश्न हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत या संस्कृत में बीए के 3rd सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है। तो बीए 3rd सेमेस्टर में बेसिकली आपको संस्कृत नाटक और व्याकरण के बारे में समझना होता है। संस्कृत नाटकों के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर समझना होगा। संस्कृत के जो महान नाटककार रहे हैं आचार्य, उनके बारे में आपको जानना होगा और कई सारे नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सिलेबस अगर आप ना जानते हो तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा सिलेबस, ठीक है। जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम नाम का नाटक आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है ये एक प्रकार से किसका है भाई, अभिज्ञान शकुंतलम ये है कालिदास का नाटक, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 1 से 2 अंक और 3 से 4 यानी 1 से लेकर के 4 अंक तक ये शामिल है। स्वप्नवास उदत्तम का प्रथम अंक शामिल है, चूँकि नाटक जो होते हैं अंकों में बटे हुए होते हैं। तो एक प्रकार से 4 अंक अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के और स्वप्नवास उदत्तम नाटक का प्रथम अंक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ये एक प्रकार से आपके नाटक हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाटककार के बारे में आपको जानना है, जैसे कि महाकवि मतलब कि जो है नाटककार भास हो गए, अश्वघोष हैं, भवभूति हैं, भट्टनारायण और विशाख दत्त, ये 5 नाटककार हैं। इनके बारे में आपको विस्तार से जान लेना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है ये परीक्षा में संस्कृत के पूछे जाते हैं बीए 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास हम करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मैं लगातार देता रहता हूं, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब की बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप का आपका प्रश्न पत्र पूछा आता है संस्कृत का, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं और इसके बाद में मैंने लघुत्तरीय प्रश्न भी रखे हैं, व्याख्या वगैरह वाले प्रश्न भी रखे हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं अभी देखने का प्रयास करूँगा। क्लियर। पहला क्वेश्चन से नेपथ्य किसे कहा जाता है। नेपथ्य बेसिकली नाटक से संबंधित होता है, जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है वही नेपथ्य कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर कौन, जो नट लोग होते हैं, नट मतलब क्या होता है, जो नाटक करने वाले लोग होते हैं वो कपड़ा लत्ता पहनते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, ठीक है। यानी कि एक नौटंकी नाच अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, एक पर्दा खींचा जाता है और पीछे जो होता है पर्दे के, ये पर्दे का पीछे का इलाका होता है पूरा का पूरा, इसी पूरे की पूरे इलाके को नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो एक प्रकार से रंगमंच पर, आगे ये रंगमंच है, इस रंगमंच पर जो एक प्रकार से कला होनी होती है, ये एक प्रकार से यहाँ पर पर्दा खींचा रहता है। ये पर्दा एक प्रकार से क्या होता है, पर्दा हटता है और यहाँ से एक प्रकार से सज धज करके नए नए रूप रंग धारण कर करके, और एक ही व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 20 व्यक्ति होते हैं, ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने किरदार में ढल करके, उस किरदार की वेशभूषा पहन करके और मंच पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं। तो नाटक में क्या होता है, कई अंक होते हैं और कई दृश्य होते हैं। तो अलग अलग दृश्य दिखाने के लिए अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। हो सकता है एक ही व्यक्ति दूसरा भेष धारण करके या दूसरे रूप में या दूसरा वस्त्र धारण करके पहुंच जाए, ठीक है। नौटंकी नाच में ऐसे आपने देखा होगा तमाम प्रकार के नाटक खेलते हैं, पाठ खेला जाता है लास्ट में नौटंकी नाच वगैरह में, जो उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है नौटंकी। उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रकार से आप ये नाटक का क्रिया देख पाएंगे, वहाँ पर एक राजा वाजा बनते हैं और पाठ खेलते हैं, ठीक है। उसमें तो वो एक प्रकार से रूप रंग बदल करके आगे जाते हैं पर्दे के आगे और वहाँ पर मंचन करते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी एक प्रकार से जो दर्शकगण हैं यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, ये देखते हैं। इनको जो दर्शक लोग होते हैं ये केवल यहीं तक एक प्रकार से व्यू पाते हैं, यानी जो एक प्रकार से पर्दे के बाहर क्रियाएं हो रही हैं उसी को देख पाते हैं। पर्दे के अंदर की क्रियाओं को, यानी नेपथ्य के इलाके में जो क्रियाएं हो रही हैं, वेशभूषा कैसे कौन धारण कर रहा है, कैसे कौन मेकअप कर रहा है, कैसे कौन सज धज रहा है, ये वो नहीं देख पाते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से नेपथ्य। तो नेपथ्य आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेपथ्य जो होता है बेसिकली पर्दे के पीछे का स्थान होता है, जहाँ पर जो नाटक करने वाले लोग होते हैं वो वेशभूषा धारण करते हैं, ठीक है, रूप रंग संवारते हैं, कपड़ा लत्ता पहनते हैं। इसके 3 अर्थ होते हैं। नेपथ्य के कितने अर्थ होते हैं, 3 अर्थ। पहला होता है रंगभूमि, दूसरा होता है पर्दा और तीसरा होता है नट की वेशभूषा।
ये एक प्रकार से 3 अर्थ इसके नेपथ्य से लगाए जाते हैं। नेपथ्य का मतलब रंगभूमि से भी कहीं कहीं पर लगाते हैं। नेपथ्य का अर्थ पर्दा भी होता है और नेपथ्य का मतलब नट की वेशभूषा भी होती है। लेकिन जो नाटक में नेपथ्य का प्रयोग किया जाता है उसका मतलब होता है नट की वेशभूषा, या जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है वहाँ पर नट अपनी वेशभूषा धारण करता है, उसी को एक प्रकार से रंगभूमि कहते हैं और कर्मभूमि उसकी आगे आकर के होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसके तीनों अर्थ हैं, लेकिन तीनों अर्थ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। रूपक का तात्पर्य कहीं ना कहीं पे नाटक से ही लगा लिया जाता है। तो इसके एक प्रकार से रूपक के 10 भेद होते हैं। पहला होता है नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रहसन, चौथा डिम, पांचवा आपका समवकार, छठा अंक, सातवां बीथी, आठवां ईहा मृग, नौवां भाण और 10वां व्यायोग। ये 10 एक प्रकार से रूपक के भेद होते। कौन कौन से? 10 भेद आप देख लीजिएगा। नाटक, प्रकरण, प्रहसन, डिम, समोकार, अंग, ठीक है, अंक, बीथी, ईहा मृग, भाण और व्यायोग। ये 10 भेद होते किसके? रूपक के। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक एक करके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनके बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अंक से क्या तात्पर्य है? अंक किसे कहते हैं? नाटक जो होता है वो कई अंकों में बटा हुआ होता है। नाटक के अंक से तात्पर्य होता है पार्ट से, ठीक है, या उसके अध्याय से। तो नाटक के प्रमुख विभाग को या प्रमुख पार्ट को या प्रमुख एक प्रकार से जो विभाग अध्याय होते हैं उन्हीं को अंक कहा जाता है। नाटक कई अंकों में एक प्रकार से बटे हुए होते हैं। संस्कृत नाटकों की अगर बात की जाए तो संस्कृत में नाटकों के जो अंक होती हैं वो 5 से लेकर के 8-10 तक माने जाते हैं। यानी कि 8-10 अंक भी हो सकते हैं एक नाटक में, या कम से कम 5 अंक होते हैं। वैसे एकांकी नाटकों की प्रथा भी एक प्रकार से संस्कृत से शुरू होती है। हालांकि हिंदी एकांकियों में आप देखते हैं 1 अंक का नाटक जो होता है उसको एकांकी कहते हैं। एकांकी में दृश्य तो कई अलग हो सकते हैं, अलग अलग दृश्य हो सकते हैं, या दृश्य 1 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो अंक होते हैं वो एक प्रकार से एक ही होता है एकांकी में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है भैया, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न नांदी किसे कहते हैं? बताएं, नांदी किसे कहा जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। नांदी पाठ एक होता है जो किसी नाटक को पढ़ने से पहले या नाटक को करने से पहले भगवान की आराधना करी जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है, वही नांदी पाठ होता है। जैसे कि आप देखते तुलसीदास जी की रामचरितमानस रचना लिखने से पहले तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा। तो जैसे कोई रचना लिखने से पहले जो कवि या लेखक होता है वो एक प्रकार से मंगलाचरण लिखता है, यानी कि देवी देवताओं की आराधना लिखता है, सुमिरनी लिखता है। जैसे आल्हा गाने वाले पहले सुमिरनी गाते हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रकार से आप देखते हैं यहाँ तक कि जो है कोई हलवाई आपके यहाँ खाना बनाने आता तो वो भी पहले एक प्रकार से कलसा वलसा जला करके भगवान की आराधना कर लेता है, पूजा पाठ करके, तब वो एक प्रकार से खाना बनाना शुरू करता है। ऐसे ही एक प्रकार से कोई भी काम करने से पहले कुछ ना कुछ पूजा पाठ या कुछ ना कुछ भगवान की आराधना, ध्यान, धारणा ये सब करी जाती है, ताकि एक प्रकार से कुछ उस काम में गड़बड़ी ना आए, ठीक है। ऐसे ही एक प्रकार से कोई कवि जब कोई रचना लिखता है तो उससे पहले भगवान की आराधना लिखता है। जैसे कि रामचरितमानस लिखने से पहले तुलसीदास जी ने क्या लिखा? मंगलाचरण लिखा। क्या लिखा? कि वर्णनाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हिंग बक्रो अपि चंद्राः सर्वर्थ बंदते। इस तरीके से उन्होंने लिखा। तो बंदे मतलब यहाँ पर एक प्रकार से जो लिखा कि वर्णा नाम और संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो बंदे बाणी विनायको। तो बंदे बाणी विनायको एक प्रकार से विनायक यानी भगवान गणेश और बाणी यानी माता सरस्वती। तो भगवान गणेश का एक प्रकार से नाम लेकर के कोई काम शुभारंभ किया जाता है, और माता सरस्वती का ध्यान इसलिए किया ताकि एक प्रकार से माता सरस्वती जो हैं वो एक प्रकार से ज्ञान की देवी हैं, वो एक प्रकार से वो ज्ञान प्रदान करें। इस तरीके से
सभी का ध्यान करके तब कोई चीज़ लिखी जाती है। ऐसे ही प्राचीन समय में या वर्तमान समय में ही आप देखते हैं शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर जब बारात में गाना बजाने वाले जो शहनाई बजाने वाले आते हैं तो पहले कौन सी धुन निकालते हैं? पहले आप देखें जो बैंजो वाले बजाने आते हैं वो पहले जो ऐसे कैसियो बजाते तो कैसियो पे जानते हैं कौन सी धुन निकालते हैं? ओम जय जगदीश हरे निकालते हैं, या फिर एक प्रकार से कोई जो भक्ति वाली होती है सुमिरनी टाइप की उसको निकालते हैं। कोई भी काम करने से पहले एक बार एक प्रकार से लोग सुमिरनी जरूर करते हैं। यहाँ तक कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह करने से पहले, नौटंकी वगैरह करने से पहले भी लोग भगवान की गुणगाथा कर लेते हैं। ऐसे ही नाटक वगैरह को एक प्रकार से मंचन करने से पहले एक प्रकार से नांदी पाठ करते थे लोग। नांदी पाठ में भगवान की पूजा आराधना करते थे जिससे एक प्रकार से देवी देवता खुश होते थे, वही है नांदी। नंद यातीति नांदी अथवा नंदंत देवा अत्र इति नांदी, मतलब कि जहाँ देवता आनंदित होते हैं अपनी स्तुति के द्वारा जिससे देवता प्रसन्न होते हैं उसे ही नांदी कहते हैं। और प्रत्येक नाटक से पहले नांदी पाठ होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नाटक से पहले नांदी पाठ और नाटक की समाप्ति पर भरत वाक्य एक प्रकार से होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यही पूछ लिया गया कि भरत वाक्य क्या होता है? भरत वाक्य किसे कहते हैं? तो नाटक की समाप्ति पर प्रयुक्त जो आशीर्वाद युक्त पद्य होता है, आशीर्वाद युक्त मतलब कि कोई पद्य में आशीर्वाद दिया जाता है पद्य पढ़ करके, तो वो आशीर्वाद वाला जो पद्य होता है वो भरत वाक्य कहलाता है। और जो नाटक की शुरुआत में होता है वो नांदी पाठ कहलाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, नाटक से पहले नांदी पाठ और नाटक के बाद एक प्रकार से खात्मे पर भरत वाक्य का एक प्रकार से प्रावधान किया गया था। आगे देखें, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नायक के कितने भेद हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नायक के कितने भेद होते हैं? नायक एक प्रकार से जो नाटक का एक प्रकार से मुख्य किरदार में व्यक्ति होता है उसी को नायक कहते हैं। और जो एक प्रकार से जो नायक होता है वो पुल्लिंग होता है और नायिका जो होती है स्त्रीलिंग होती है। तो नाटक के नायक और नायिका होते हैं जो कि प्रधान पात्र होते हैं, उन्हीं को नायक या नाटक कहते हैं। मतलब कि नायक के मतलब नायक यानी हीरो जिसको आप बोलते हैं। तो हीरो चार प्रकार के होते हैं, एक होता है धीरोदात्त नायक, एक होता है धीरोद्वैत नायक, एक होता है धीर ललित नायक और एक होता है धीर प्रशांत नायक। ये चार प्रकार के नायक होते हैं जो नाटक में भूमिका निभाते हैं। अब इन नाटकों के बारे में या जो धीरोदात्त क्या है, धीरोद्वैत क्या है, धीर ललित क्या है और धीर प्रशांत क्या है, इसके बारे में आगे चल करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सूत्रधार किसे कहते हैं? सूत्रधार किसे कहते हैं? सूत्रधार का मतलब होता है संयोजक, यानी जिसने एक प्रकार से क्या किया हो, रंगशाला के व्यवस्थापक जो होते हैं उसी को सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार या तिथि मतलब कि सूत्रधार या तिथि सूत्रधारः, मतलब इस व्युत्पत्ति के अनुसार रंगशाला या एक प्रकार से जो मंच होता है उसका जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति होता है, उसका जो व्यवस्थापक होता है रंगमंच का या रंगशाला का, उसी व्यवस्थापक को सूत्रधार कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आठवां क्वेश्चन से सूत्रधार के लक्षण बताएं। सूत्रधार में क्या लक्षण होते हैं? तो सूत्रधार का लक्षण कुछ इस प्रकार से है, कैसे कि नाट्योपकरण दीनिम सूत्र मित्याभिधीयते सूत्रधार्यतीर्थे तीत्यर्थे सूत्रधारो निगत्यते। यानी कुल मिलाकर के जो एक प्रकार से रंगशाला का व्यवस्थापना करता है, रंगशाला की व्यवस्था करता है, संस्थापक होता है, वही एक प्रकार से सूत्रधार कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन से चूलिका का लक्षण क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चूलिका का क्या लक्षण है बताइए। तो चूलिका का लक्षण इस प्रकार है, किस प्रकार है भैया? देखिए, ये एक प्रकार से चूलिका का लक्षण है कि अंतर्जवानिका संस्थय सूचनार्थस्य चूलिका, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है कि जब नेपथ्य क्या, पर्दे के पीछे का इलाका, तो जब नेपथ्य में स्थित जो पात्र होते हैं उनके द्वारा कोई सूचना दी जाती है, ठीक है। जब पर्दे के पीछे के लोग जो होते हैं वो एक प्रकार से पर्दे के आगे जो रंगमंच पर एक प्रकार से अभिनय कर रहे लोग होते हैं उनके पास कोई सूचना भेजी जाती है तो उसी सूचना को एक प्रकार से चूलिका कहा जाता है, ठीक है। अंतर्जवानिका संस्थय सूचनार्थस्य चूलिका, यानी जब नेपथ्य में स्थित
पात्र जो होता है वो उसके द्वारा कोई सूचना रंगमंच पर एक प्रकार से दी जाती है, भिजवाई जाती है, तो वही एक प्रकार से सूचना चूलिका कहलाती है। 10वां प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, धीरोदात्त नायक की विशेषताएं बताएं। धीरोदात्त नायक जो होता है वो कौन सा नायक होता है? 4 प्रकार के जो नायक मैंने बताए उसी में से धीरोदात्त नायक एक होता है। तो धीरोदात्त नायक जो होता है वो महाबलशाली होता है, वो शोक क्रोध आदि से ना अभिभूत होने वाला होता है, यानी एक प्रकार से उसको क्रोध कम आता है, वो एक प्रकार से शोक कम करता है, महाबलशाली होता है, ठीक है, अति गंभीर होता है, क्षमाशील होता है, मतलब आत्मशलाघा हो ना करने वाला होता है, इसके अलावा स्थिर प्रकृति का होता है, ठीक है, विनय से अहंकार को दबाने वाला होता है, दृढ़वती मतलब कि दृढ़वती प्रणपालक होता है, मतलब अपनी बातों पर अडिग रहने वाला होता है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो नाटक है, मतलब अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है उसका नायक जो महाराजा दुष्यंत हैं वो धीरोदात्त नायक हैं, ठीक है। तो धीरोदात्त नायक की श्रेणी में कौन आते हैं? अभिज्ञान शकुंतलम के जो एक प्रकार से नायक हैं, क्या नाम है उनका? महाराजा दुष्यंत, वो धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो धीरोदात्त नायक के बारे में आप समझ गए कि धीरोदात्त नायक क्या होते हैं। तो धीरोदात्त नायक ये होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, धीरोदात्त नायक मतलब जो अभिज्ञान शकुंतलम रचना है उसमें एक प्रकार से शकुंतला और दुष्यंत के बारे में उन्हीं की कहानी है, ठीक है। और महाराजा एक प्रकार से दुष्यंत जो थे एक प्रकार से उनकी पत्नी होती हैं एक प्रकार शकुंतला भूल जाती हैं कि भाई वो एक प्रकार से इनसे शादी हुई थी। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना महाकवि कालिदास ने की है, ठीक है, और नायक इसके महाराजा दुष्यंत हैं और नायिका शकुंतला हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है वो 7 अंकों में बटा हुआ है, ठीक है। शकुंतला की 2 सखियां हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला के जन्मदाता महर्षि विश्वामित्र जी हैं, उनके पिता, ठीक है। शकुंतला की माता का नाम है अप्सरा मेनका। तो विश्वामित्र और अप्सरा मेनका से उत्पत्ति हुई थी किसकी? शकुंतला की। और शकुंतला बड़ी खूबसूरत थी, वो कणों ऋषि के एक प्रकार से दरबार में रहा करती थी। कणों ऋषि जो थे शकुंतला के जो है पालक पिता थे, यानी कि उन्हीं के दरबार में उन्हीं के महर्षि मतलब उन्हीं के आश्रम में रहती थी। कणों ऋषि के आश्रम में शकुंतला, वहीं पर राजा एक प्रकार से शिकार खेलने जाते हैं और वहाँ पर एक प्रकार से इनको देखते हैं, मोहित हो जाते हैं राजा दुष्यंत और प्रेम कर बैठते हैं। इसके बाद में फिर शादी हो जाती दोनों की, और उसके बाद में एक जो है राजा अपनी अंगूठी देते हैं उनको, ठीक है। राजा भूल जाते हैं बाद में कि भाई ये हमारी वो पत्नी थी, इनसे हमारी शादी हुई थी, चूँकि कोई श्राप वगैरह मिला होता है। ये एक प्रकार से शकुंतला एक बार राजा दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई थी और ये उन्हीं की याद में थी। और महर्षि दुर्वासा या कोई एक प्रकार से इनके आश्रम से गुजरे, कर्ण ऋषि के आश्रम से, उन्होंने एक प्रकार से बोला कि भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। तो ये एक प्रकार से प्रेम में इतनी मग्न थी कि ये एक प्रकार से उन ऋषि की एक प्रकार से उनको जो है नहीं सुन पाई। तो उन्होंने एक प्रकार ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के प्रेम में तू एक प्रकार से इतनी पागल है या जिस प्रेम में खोई हुई है, वो प्रेम एक प्रकार से आप भूल जाओगी, या उस प्रेम मतलब कि तुम्हारा जो प्रेमी है तुमको भूल जाएगा। फिर राजा मतलब कुछ दिन रहते हैं यहाँ पर, जब शादी होती है उसके बाद में ठीक है राजा अपने राजपाट में चले जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा, कर्ण ऋषि से बातचीत करके और एक प्रकार शादी वादी करके यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में ये गर्भ धारण करती हैं शकुंतला के एक पुत्र होता है जिसका नाम भरत है, ठीक है। और वह भरत धीरे धीरे बड़ा होता है, वह एक प्रकार से किससे खेलता है भैया? पहले एक प्रकार से जब ये गर्भ धारण करती तो एक प्रकार से जाती है राजमहल के लिए कि राजमहल में जाऊं, क्योंकि राजा दुष्यंत भूल चुके थे, तो वो एक प्रकार से श्राप मिला था इनको, इसलिए भूल चुके थे वो कि भाई हमारी कोई शादी हुई थी जंगल में। तो ये एक प्रकार से जाती हैं वहाँ दरबार में, जनता इनको भगा देती है, राजा भी पहचानने से मना कर देते हैं शकुंतला को। शकुंतला रोती बिलखती हुई भाग आती है और इनकी जो मुदरी एक दी थी, एक अंगूठी दी थी, वह अंगूठी जल में गिर जाती। पूरी बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। फिर इस तरीके से चीज़ें होती हैं। शकुंतला की अंगूठी अपने पति महाराज दुष्यंत के घर जाते समय रास्ते में पानी पीते समय तालाब में गिर गई थी और मछली ने अंगूठी को निगल लिया था। इसके बाद मछुआरे ने उस मछली को शिकार से पकड़ा और इसके बाद वह अंगूठी राजा को मिलती है। फिर राजा को एक प्रकार से जब अंगूठी दिखती है तो राजा को याद आता कि अंगूठी तो मैंने शकुंतला को दी थी। फिर राजा एक प्रकार शकुंतला की खोज में जाते हैं, जंगल में कण्व ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर खूब ढूंढते हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी जो है चलती रहती है, ठीक है। फिर देखते हैं कि भाई वो बालक है, वो दांत सिंह से एक प्रकार से उसके दांत को गिन रहा है। ऐसे पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो नायक हैं महाराजा दुष्यंत, वो एक प्रकार से धीरोदात्त नायक हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। भास की भाषा शैली पर संक्षिप्त विचार व्यक्त कीजिए। महाकवि भास जो हैं या महालेखक या एक प्रकार से नाटककार हैं भास, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा महाकवि भास, इनकी भाषा शैली कैसी है, संक्षिप्त में विचार व्यक्त कीजिए। महाकवि भास की भाषा जो है वो सरल है, सरस है और मधुर है। सरल, सरस और मधुर है। इनके द्वारा प्रयुक्त छोटे छोटे वाक्य सहज प्रतीत होते हैं और हृदय के दृष्टिकोण से आकर्षक है, यानी हृदय आकर्षक हैं। हृदय पढ़ने से एक प्रकार से मज़ा आता है, समझ में आता है। वे सहज में ही भावबोध करा देते हैं। सहज में मतलब कि क्या होता है, बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है महाकवि भास के एक प्रकार से नाटक को पढ़ करके समझने में, ठीक है। यानी कि बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग, सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके कथोपकथनों में प्रयुक्त जो पद हैं वो सरल हैं और मनोरम है। यानी एक प्रकार से जो रचना महाकवि भास ने लिखी है उनको अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें जो कथोपकथन है, जो संवाद है, वो छोटे छोटे हैं और वो संवाद प्रायः समझने योग्य हैं कि उनको आप समझ पाएंगे बहुत ही कम मेहनत पर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनकी भाषा शैली है। भाषा शैली बड़ी सरस, मधुर और सुरम्य है, जिसको पढ़ने से तुरंत समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, स्वप्नवासोदत्तम में कुल कितने पद्य हैं? उनमें से किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? मतलब उनमें जो पद्य हुए हैं, चूँकि नाटक में एक प्रकार से कुछ पद्य भी लिखे जाते हैं गायन के रूप में, तो उन मतलब कुल कितने पद्य हैं और उनमें किन किन छंदों का, उस पद्य जो लिखा गया है वो पद्य किस छंद में लिखा गया है? तो स्वप्नवासोदत्तम नाम का जो नाटक है, इसमें कुल मिलाकर के 58 श्लोकों में एक प्रकार से में निबद्ध 6 अंकों का नाटक है। यानी कि 6 अंक में नाटक बटा हुआ है। 58 श्लोक इसमें पद्य हैं। कवि ने विषय के अनुरूप 11 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया है। प्रयुक्त छंदों के नाम खास करके जैसे कि इसमें जो छंद का प्रयोग है, जिसमें आर्या छंद का प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है, बसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है, पुष्पिताग्रा मतलब पुष्पिताग्रा छंद जो है इसका प्रयोग हुआ है, वैश्वेदी मतलब वैश्वदेवी छंद का, मालिनी, शिखारणी और हारणी, उपेंद्र वर्जा और उपजाति, इन सभी एक प्रकार से छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। 11 प्रकार के छंदों का प्रयोग स्वप्नवासोदत्तम नाटक के पद्य में किया गया है, जिनकी श्लोकों की संख्या 58 है, ठीक है। 6 अंकों में नाटक पूरा का पूरा बटा हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए और जानने का प्रयास करते हैं महाकवि भास के बारे में। महाकवि भास की अगर बात की जाए, देखें अगला प्रश्न आपके महाकवि भास से बनता है कि महाकवि भास की प्रमुख विशेषताओं से 3 विशेषताओं के नाम लिखें। यानी कोई से तो कई विशेषताएं हैं महाकवि भास की, लेकिन एक प्रकार से 3 विशेषताएं बताएं जो इम्पोर्टेंट हों, ठीक है। तो महाकवि भास जो है सिद्धांत नाटककार हैं, ठीक है। महाकवि भास कैसे हैं? सिद्धांत नाटककार है, थ्योरेटिकल एक प्रकार से जो है नाटककार हैं ये। इनके नाटकों में सरसता, लालित्य और माधुर्य की मंजुल त्रिवेणी प्रवाहित होती है। मतलब कि इनके नाटकों में अगर आप देखेंगे तो मतलब कि सरसता है, बहुत ही सरस है, बहुत ही मधुर है, सुरम्य है, लालित्यपूर्ण नाटक हैं और माधुर्य की मंजुल त्रिवेणी है। मतलब माधुर्य, सरसता और लालित्य, इन तीनों का एक प्रकार से सामंजस्य इतने ज़बरदस्त तरीके से किया है कि इन तीनों को मिलकर के एक त्रिवेणी नाम की एक प्रकार से धारा निकलती है। त्रिवेणी मतलब जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती नदियाँ जब तीनों आपस में मिल जाती हैं तब जो धारा निकलती है वो त्रिवेणी कही जाती है। इस तरीके से सरसता, लालित्य और माधुर्य नाम की एक प्रकार से जब धाराएँ आपस में मिलती हैं तो एक नई धारा त्रिवेणी नाम से एक प्रकार से बाहर निकलती है, जो कि एक प्रकार से के नाटक को बहुत ही सुरम्य बनाती है, मधुर बनाती है। अपने नाटकों के विषय विविधता के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के विषयों को कथानक के रूप में चुना है। यानी कई प्रकार की स्टोरी इनके नाटकों में आपको दिखाई पड़ेगी। इन्होंने रामायण के कथानक को उठाया, महाभारत के कथानक को भी लिखा है, पुराणों और इतिहास और लोक कथाओं से भी कथानक को इकट्ठा किया, संग्रहित किया और उन पर एक प्रकार से नाटक लिखना प्रारंभ किया। उनके कथानकों में मौलिकता है, मतलब कि मौलिकता मतलब उनके खुद की एक प्रकार से रचनात्मकता या सृजनात्मकता का एक प्रकार से परिणाम है। उनके कथानकों में जो मौलिकता आई है, स्वाभाविकता, लालित्य और अन्य विशेषताओं के दिग्दर्शन दिखाई पड़ते हैं। तो मौलिकता, स्वाभाविकता, लालित्य और अन्य विशेषताओं से एक प्रकार से इनका नाटक जो है लसोलय से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है महोदय। प्रश्न है, महाकवि भास ने कितने नाटकों का प्रणयन किया है, यानी कि लिखा है? उनके नाम लिखिए। महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री एक विद्वान हैं। इन्होंने दक्षिण में महाकवि भास के 13 नाटक खोज निकाले हैं
और उन्हें त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज से भारत के नाम से मतलब कि त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज से भरत मतलब भास के नाम से प्रकाशित करवाया है इन्होंने। किसने? जो है महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री जी ने दक्षिण में महाकवि भास के 13 नाटक उनको मिले, इनको गणपति शास्त्री जी को। तो इन्होंने उन नाटकों को इकट्ठा किया और एक पुस्तक छापी, त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज भास के नाम से प्रकाशित करवाया इसको। 13 नाटकों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं जो भास के हैं। महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त हुए हैं। उन 13 नाटकों में अगर खास करके बात की जाए तो ये पहला नाटक है प्रतिज्ञा योगंधरायण, ठीक है। दूसरा नाटक है स्वप्नवास उदत्तम जो बड़ा फेमस है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। इसके अलावा प्रतिमा नाटक एक है। चौथा नाटक है पंचरात्र। पांचवा है अभिषेक नाटक। छठा है मध्यम व्यायोम। सातवां नाटक है कर्णभार। आठवां नाटक है दूत वाक्य। नौवां नाटक है दूत घटोत्कच। 10वां है अरुभंग, ठीक है। 11वां है बालचरित और 12वां है अभिमारक और 13वां नाटक है चारुदत्त, ठीक है। इस तरीके से 13 नाटक जो है इनके मिलते हैं। ये 13 नाटक की एक पुस्तक आती है त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज नाम से, महाकवि भास के नाम से प्रकाशित है ये सीरीज, ठीक है, जिसको प्रकाशित करवाया है महामहोपाध्याय श्री टी गणपत शास्त्री ने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है पिछले 2 वर्षों से लगातार। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है स्वप्नवास उदत्तम में कितने पुरुष पात्र हैं, उनका नामोल्लेख कीजिए। स्वप्नवास उदत्तम नाम के नाटक में एक प्रकार से महाकवि भास का नाटक है, सबसे पहले ये जानें। इसमें 8 पुरुष पात्र हैं और जो अभिनय कराया है 8 पुरुष पात्रों के में, यानी जिसने अभिनय किया है वो एक प्रकार से 8 पुरुष पात्र हैं, जिनके नाम में खास करके पहला जो मतलब की जो एक प्रकार से पुरुष पात्र है वो है उदयन। दूसरा है योगंधरायण। तीसरा है रुमण्वान, ठीक है, रुमण्वान। और चौथा है बसंतक। 5वां है ब्रह्मचारी। 6ठा है कांचुकीय प्रथम। 7वां है कांचुकीय द्वितीय और 8वां है भट्ट, ठीक है। इस तरीके से ये एक प्रकार से 8 पुरुष पात्र हैं जिन्होंने अभिनय किया है महाकवि भास के नाटक स्वप्नवास उदत्तम में। ये एक प्रकार से 8 नाटक मतलब कि 8 पुरुष पात्र हैं इस नाटक में। नाटक के नाम लिखिए मतलब कि पुरुष पात्रों के: उदयन, योगंधरायण, रुमण्वान, बसंतक, ब्रह्मचारी, कंचुकीय प्रथम, कंचुकीय द्वितीय और भट्ट, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है स्वप्नवास उदत्तम में कितने स्त्री पात्र हैं, उनका नामोल्लेख कीजिए। तो महाकवि भास ने स्वप्नवास उदत्तम नाटक में पुरुष पात्रों के साथ साथ स्त्री पात्रों के का भी चयन किया है। इसके मतलब इस नाटक में 10 स्त्री पात्र हैं और 8 पुरुष पात्र हैं। 10 स्त्री पात्रों की अगर बात की जाए जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली है वासुदत्ता, ठीक है। तो उदयन और वासुदत्ता एक प्रकार से नाटक के नायक और नायिका हैं। अवंतिका, पद्मावती, अगारवती, तापसी, मधुकारिका, पद्मनिका, धात्री, वसुंधरा और विजया, ये 10 एक प्रकार से जो स्त्री पात्र हैं जो नाटक में एक प्रकार से हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये नाटक आपका है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। स्वप्नवास उदत्तम नाम का नाटक कहाँ पर संकलित है भैया? आपके पाठ्यक्रम में संकलित है स्वप्नवास उदत्तम नाम का नाटक। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अच्छा, महाकवि कालिदास की नाटक में 3 नाटक बड़े फेमस हैं। एक है अभिज्ञान शकुंतलम जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये नाटक बड़े फेमस हैं जो इनके पाठ्यक्रम में आपके संकलित हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना और समझा। आगे और बढ़ने का प्रयास करते चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे आपको मान लेते हैं हिंदी साहित्य या संस्कृत का या सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एजुकेशन, ठीक है, और होम साइंस, ये सब आपको पढ़ना है, कोर्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा आपको PDF वगैरह सब प्राप्त करने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी छूट दे दी गई है। आपके सारे सब्जेक्ट की जो तैयारी होगी वो एक प्रकार से ग्रुप में होती रहती है हमारे। उसके लिए आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जैसे कि इसी जो है वीडियो की अगर PDF प्राप्त करनी है या ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की PDF आपको प्राप्त करनी, PDF नोट्स वगैरह, तो आप इस पर SMS करेंगे। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करना होगा। आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट के कोर्स जो होंगे। जैसे इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट आपके, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 आपका को करिकुलर सब्जेक्ट। ये एक प्रकार से 5 सब्जेक्ट के कोर्स मात्र 100 रुपये में आपको मुहैया करवाए जाएंगे। तो 3rd सेमेस्टर का कोर्स एक प्रकार से लॉन्च कर दिया गया है और PDF नोट्स इसमें
आपको क्या मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से एडमिशन ले चुके हैं, तो आप पीछे ना हटें, तुरंत एडमिशन लें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन ले लेंगे, और हर एक प्रकार से आपकी ही तैयारी विधवत होगी। ठीक है, PDF नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर वगैरह, जैसे मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ इसकी PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा महासंग्राम वीडियो आएगी, उसमें एक प्रकार से महासंग्राम में क्या होगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास जो होगी उसमें एक प्रकार से क्या होगा, तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट उनके चर्चा की जाएगी, जो कि संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर जो विभिन्न विश्वविद्यालय के हैं वो भी एक प्रकार से यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो इसकी भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो को करिकुलर कोर्स है जिसमें आपको पढ़ना होता है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, उसकी ही PDF नोट्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाली मिलती रहेगी, और उसके जो टेस्ट सीरीज होंगी वो भी आपको मिलती रहेगी। इस तरीके से आपको मात्र 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपये में। तो तुरंत पीछे ना हटें, मात्र 100 रुपये की बात है, आप इसको लेकर के जुड़ जाएंगे अगर हमसे, तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे और आप पढ़ते रहेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। ठीक है, चलिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ सूक्तियाँ हैं, इनकी व्याख्या आपको देखनी है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये सूक्तियाँ होती हैं जिनकी आपको व्याख्या करने को लेकर के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है, तो इनकी व्याख्या कैसे करनी है इसको हमको समझना है। ठीक है, देखें, पहली सूक्ति दी गई है आपको, सूक्ति दी गई, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिजन मनोवृत्ति ही। ये सूक्ति एक है दी गई है कि अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिजन मनोवृत्ति ही। ये एक प्रकार से क्या है, ये एक सूक्ति है जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित एक रचना है। ठीक है, नाट्य ग्रंथ है, नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। इसी अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक के प्रथम अंक से एक प्रकार से व्याख्या हेतु उद्धृत है। इसी सूक्ति की आपको व्याख्या करनी है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित सूक्ति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और ये आपको सूक्ति दी जाएगी। ठीक है, सूक्ति कौन सी है, सूक्ति है कि अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही। ठीक है, यह अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का एक सूक्ति है जिसकी व्याख्या हमको करनी है। प्रथम अंक में एक प्रकार से ये सूक्ति संकलित है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि कामी जनों की मनोवृत्ति चेष्टाओं के अनुकूल होती है। क्या, कामी जन जो होते हैं उनकी मनोवृत्ति चेष्टाओं के अनुकूल होती है, इसका अर्थ होता है। इसका संदर्भ ये होगा कि भाई ये कहाँ से लिया गया, संदर्भ माने कहाँ से लिया गया, तो कालिदास की रचना नाट्य ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, उसी से लिया गया है जिसकी व्याख्या हमको करनी है। प्रसंग ये कहाँ से है, कहाँ का है, किस प्रसंग की बात हो रही है, तो जब सती अनुसुईया जो मतलब अनुसुईया के दुष्यंत के साथ किए जाने वाले असंबंध प्रलाप शकुंतला के विवाह विषय को सुन करके जब शकुंतला बिना कुछ कहे ही चल पड़ती है, तो शकुंतला को पकड़ने की इच्छा करता हुआ अपने को रोक कर राजा मन में कहता है। ठीक है, वो सोचता शकुंतला को रोके, चूँकि शकुंतला से डायरेक्ट बात नहीं करता है, अनुसुईया से बात करता है कि शादी करें इससे, तो एक प्रकार से शकुंतला उसको सुनती है, बहुत ही खुश होती है, प्रसन्न होती है, और इस तरीके से वो भागती है। राजा उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन मर्यादा में उसको पकड़ नहीं पाते। व्याख्या इसकी है कि अनुसुईया की बातों से रूठ कर जाती हुई शकुंतला को दुष्यंत पकड़ने की इच्छा करता है, किंतु मुनि की पुत्री होने के कारण से, चूँकि मुनि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हैं ये, ठीक है, शकुंतला, और कण्व ऋषि के आश्रम में एक प्रकार से रहा करती थी, तो मुनि की पुत्री है, इसी कारण से शकुंतला के प्रति अतिशिष्ट व्यवहार करता है जो राजा होता है। शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा होते हुए भी वह शिष्टता बस ऐसा नहीं कर पाता जो राजा है दुष्यंत। बाह्य रूप से शारीरिक चेष्टा न करने की स्थिति में भी इच्छा की प्रबलता के कारण से उसे शारीरिक चेष्टा की प्रतीति होती है। अर्थात राजा को लगता है कि जाती हुई शकुंतला को पकड़ने की दृढ़ इच्छा के कारण वह न रहने पर भी प्रतीत होता है कि वह जैसे शकुंतला के पीछे जा कर के लौट आया है, ऐसा राजा को लगता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि एक प्रकार से क्या कहा गया भाई, कि जो कामी जन होते हैं उनकी मनोवृत्ति चेष्टाओं के अनुकूल होती है। जब आप ये सोच ही लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, या ऐसा एकदम से पूरी चेष्टा बना ली है कि हम ये कर ही रहे हैं और आप जा नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपका शरीर जो होता है कहीं ना कहीं पे वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका शरीर जा करके लौट आया, तो ऐसे राजा को लग रहा है कि मैं पीछे दौड़ के और लौट आया हूँ। ठीक है, राजा दुष्यंत को ऐसा लग रहा है। ये एक प्रकार से इस सूक्ति की व्याख्या हुई। आगे देखते हैं, अगली सूक्ति आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही सूक्तियाँ व्याख्या को लेकर के आपकी परीक्षा में आएंगी, आपको व्याख्या करनी। दूसरी सूक्ति, प्रश्न है आशांक से यदग्निम तदिदम स्पर्शक्षम रत्नम।
यानी इसका अर्थ होता है जिसे तू हृदय अग्नि समझता था तो यह स्पर्श करने योग्य रत्न है। ठीक है, ये एक प्रकार से इसका अर्थ हुआ। संदर्भ इसका यह कि प्रस्तुत सूक्ति में महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाट्य ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, उसी के प्रथम अंक से व्याख्या हेतु उद्धृत है। प्रसंग इसका यह है कि महाकवि कालिदास ने उस समय का वर्णन यहाँ पर किया है जब दुष्यंत शकुंतला के जन्म के बारे में आश्वस्त होने के बाद उसके विवाह के विषय में सखियों से प्रश्न करता है। जो शकुंतला के जन्म की बात पहले सुनता है कि इनका जन्म कैसे हुआ, फिर उसके बाद में सखियों से प्रश्न करता है कि सखियों के द्वारा यह बताए जाने पर कि इसके पिता मतलब कि बताए जाने पर कि पिता इसे योग्य वर को देना चाहते हैं। योग्य वर मतलब कि जो एक प्रकार शकुंतला के लिए योग्य हो, ऐसे वर की तलाश इनके पिता कनौ कर रहे हैं। कनौ वैसे प्रजा मतलब पालक पिता हैं, वैसे पिता इनके एक प्रकार से विश्वामित्र है और माता मेनका है। राजा दुष्यंत अपने मनोरथ को सुलभ जान करके कहते हैं, क्योंकि राजा को लग जाता है कि भाई अब एक प्रकार से योग्य वर ढूंढ रहे हैं तो एक प्रकार से मैं भी योग्य हूँ, और तो ये जान जाते हैं कि भाई अब हमारा मनोरथ क्या है, सिद्ध होने वाला है। तो ये कहते हैं जिसे तू हृदय अग्नि समझता था तो यह स्पर्श करने योग्य रत्न है, ऐसा इनको लगा। व्याख्या इसकी क्या कर सकते हैं, राजा दुष्यंत शकुंतला के ऊपर आसक्त हो जाता है, किंतु उसके मन में संदेह रहता है कि यह तापस कन्या क्षत्रिय वंश के द्वारा अंगीकार किए जाने योग्य है अथवा नहीं है। अर्थात कहीं शकुंतला ब्राह्मण पुत्री तो नहीं है, अतः उसको स्पर्श से ही अक्षम यानी अग्नि तुल्य मानता है। क्योंकि ब्राह्मण कन्या एक प्रकार से जो ब्राह्मण से अगर कोई क्षत्रिय शादी कर ले तो एक प्रकार से ये पाप माना जाता है, यानी कि ये एक प्रकार से प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आता है। अनुलोम विवाह होता है कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय की कन्या शादी कर ले तो मान्य है, लेकिन कोई क्षत्रिय अगर ब्राह्मण कन्या से शादी कर ले तो एक प्रकार से ये अमान्य होता है। ये समाज के दृष्टिकोण से मान्यता इसको नहीं दी गई थी। राजा दुष्यंत इसी चक्कर में यही सोच रहे हैं कि कहीं ये ब्राह्मण कन्या तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सोच रहे, शकुंतला ब्राह्मण पुत्री तो नहीं है, अतः उसको स्पर्श से अक्षम अग्नि तुल्य मानता है। इस संबंध में सखियों के द्वारा सत्य का उद्घाटन किए जाने पर कि शकुंतला क्षत्रिय वंश की ही है, क्योंकि विश्वामित्र जो हैं वो एक प्रकार से क्षत्रिय कुल के ही थे। विश्वामित्र की अगर बात किए तो वे एक प्रकार से राज ऋषि हैं, और विश्वामित्र मतलब कि जो विश्वामित्र हैं वो राज ऋषि है, और वशिष्ठ जो थे वो देव ऋषि हैं, मतलब कि वो एक प्रकार से ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्म ऋषि मतलब जो ब्राह्मण हैं, लेकिन विश्वामित्र आप देखते हैं वो एक प्रकार से वो क्षत्रिय होते हुए भी एक प्रकार से उन्होंने ज्ञानवान की बात करी और एकदम से अध्ययन अध्यापन पर फोकस किया, तो एक प्रकार से उन्हीं की पुत्री थी। तो शकुंतला क्षत्रिय वंश की ही है और इसके धर्म पिता कनौ हैं, इसके अनुरूप ही योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करना चाहते हैं। वो राजा आश्वस्त होकर के शकुंतला को स्पर्श योग्य रत्न की संज्ञा देते हैं, और इस तरीके से जिसको राजा यही है कि भाई जिसको आपने अक्षम अग्नितुल्य समझा था वो क्या है, स्पर्श योग्य रत्न है, यानी उसको आप छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप अग्नितुल्य समझ रहे थे कि भाई जिसको छूने से जल जाएंगे या जिसको छूना पाप है, उसको एक प्रकार से पता चल गया राजा को कि अब इसको छू सकते हैं और ये हमारे योग्य है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से इसकी व्याख्या वो करनी थी। इसके अलावा अगला जो एक प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये एक प्रकार से श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या आपको करनी है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक है, देखिए श्लोक क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है आपका श्लोक कि सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः और सुखमन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। यानी कह रहा है कवि यहाँ पर, ये संदर्भ कहाँ का है, संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास के द्वारा विरचित नाटक जो है स्वप्नवा सुदत्तम, उसी नाटक का एक प्रकार से एक पद्य है। कौन सा, सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणः सुखम तपः सुखम सुखमन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। प्रसंग इसका है किसी धरोहर की रक्षा करना बड़ा कठिन काम होता है। इसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया। कोई धरोहर है और उसको रखाना एक प्रकार से उसकी केयर करना बड़ा एक प्रकार से जटिल काम होता है। हिंदी अनुवाद इसका आपको करना है। देखिए, धन देना सरल है, सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणः सुखम तपा। धन देना क्या है, धन देना सरल है, प्राण देना सरल है, तपस्या का फल देना भी सरल होता है। देख, यानी कि सुखम प्राणः सुखम तपा सुखम अर्थो भवेत दातुम। ठीक है, धन देना सरल है, सुखम प्राणः प्राण देना सरल है, सुखम तपा तपस्या का फल देना सरल है, सुखमन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम।
सब कुछ देना सरल है, सुखमन्यद भवेत सर्वम, दुखम न्यासस्य लक्षणम, दुख किसमें है, धरोहर की रक्षा करना सबसे कठिन काम है। ये एक प्रकार से इस लाइन का अर्थ हुआ, ठीक है, कि धन देना सरल है, प्राण देना सरल है, तपस्या का फल देना भी सरल है और सब कुछ देना सरल है, परंतु धरोहर की रक्षा करना बहुत कठिन काम है। सुखमर्थो भवेत दातुम, सुखम प्राण सुखम तपा, सुखमन्यद भवेत सर्वम, दुखम न्यासस्य रक्षणम। ये स्वप्नवासोत्तम नाटक का एक प्रकार से एक श्लोक है जो महाकवि भास के द्वारा लिखित नाटक है। उसी नाटक में एक पद्य है श्लोक के रूप में, उसी का एक प्रकार से अर्थ था। विशेष इसमें कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे विशेष में क्या लिख सकते हैं आप, विशेष, पहला विशेष इसमें यह है कि प्रस्तुत श्लोक में अर्थ अंतर्न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद में लिखा है और अर्थ अंतर्न्यास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अर्थ अंतर्न्यास अलंकार तथा अनुष्टुप छंद है, ये एक प्रकार से विशेष में यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे इसको एक प्रकार से आगे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये अगला एक प्रकार से आपके स्क्रीन पर आ चुकी है जो है व्याख्या पंक्तियाँ, ठीक है। श्लोक, पद्मावती नरपते महिषी, पद्मावती नरपतेर्महिषी, भावित्री दृष्टा विपत्तिरथयी प्रथम प्रतिष्ठा, तत्प्रत्यादिकृतमिदं नाहि सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्या गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, ठीक है। ये एक प्रकार से एक श्लोक है, इसकी व्याख्या करने को लेकर के दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास के द्वारा ही रचित है, स्वप्नवासोत्तम नाटक का ही एक प्रकार से ये एक पद्य है, ठीक है। पद्मावती नरपतेर्महिषी, भावित्री दृष्टा विपत्ति रथयई प्रथम प्रतिष्ठा, तत्प्रत्यात कृतमिदम नाहि सिद्ध वाक्या अनुत्क्रम्यम गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, ठीक है। प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत श्लोक में सिद्धों की वाणी की चर्चा करी गई है, ठीक है। इसका जो एक प्रकार से व्याख्या है, व्याख्या कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, देखें। जिन सिद्धों ने पहले ही राजा उदयन विपत्ति को सूचित किया था उसे हम लोगों ने देख लिया है। पद्मावती नरपतेर्महिषी, भवित्री दृष्टा विपत्ति रथा, ये प्रथम प्रतिष्ठा, जिसको जिन सिद्धों ने पहले ही विपत्ति को सूचित किया था उसे हम लोगों ने देख लिया है। अब पद्मावती महाराज उदयन की महारानी होंगी, ऐसा कहा गया। उसी के विश्वास से ऐसा कार्य किया है क्योंकि भाग्य सुपरीक्षित सिद्ध वाक्यों का उल्लंघन कर नहीं चलता है, ठीक है। ये इस श्लोक का एक प्रकार से अर्थ है, व्याख्या है हिंदी का। विशेष इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और वसंत तिलका छंद में ये श्लोक लिखा हुआ है। किस छंद में, वसंत तिलका छंद में श्लोक लिखा गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं और ऐसे ही प्रश्न एक प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, तो आप इनको एक प्रकार से बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्लियर, चलिए प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलें समझने का प्रयास करें। प्रश्न है भैया, वासवदत्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। वासवदत्ता जो है एक प्रकार से स्वप्नवासोत्तम नाटक की प्रधान नायिका है। यह उज्जैनी के राजा प्रद्योत महासेन थे, उन्हीं की पुत्री हैं वासवदत्ता। राजा उदयन इससे स्नेह करता है, स्नेह माने प्यार करता है राजा उदयन, और एक प्रकार से उज्जैनी के राजा प्रद्योत महासेन की पुत्री वासवदत्ता आपस में प्रेम करते हैं। उस समय इस प्रकार के विवाह का प्रचलन था। वासवदत्ता अत्यंत ही सुंदर, शालीन और सद्गुणों से युक्त थी। यही कारण था कि राजा उदयन जो थे इन पर मोहित हो जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वासवदत्ता अत्यंत सौम्य, सरल, गंभीर, संयत, पति भक्ति पारायण, विनीत आदि गुणों से युक्त थीं। उनमें धीरा वर्ग की नायिका के गुण दिखाई पड़ते हैं। धीरा वर्ग मतलब कि बहुत अच्छे गुण जो होते हैं नायिका वाले, वो दिखाई पड़ते हैं इनमें वासवदत्ता में। इसीलिए स्वप्न वासवदत्ता एक प्रकार से नाटक जो है इसमें उदयन और उनके प्रेम की गाथा बताई जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे।
एक दिन मैं अभिज्ञान शकुंतलम का पूरी की पूरी स्टोरी आपको इसी बोर्ड पर समझाऊंगा, ठीक है, पूरी स्टोरी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में स्वप्न व सुदत्ता की पूरी स्टोरी एक वीडियो में बताऊंगा। तो ये 2 वीडियो एक प्रकार से जल्द ही आएंगी, इसको लेकर के आप परेशान ना हो। ये 2 वीडियो से लगभग आपके 25 नंबर के क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। पद्मावती का चरित्र चित्रण कीजिए। पद्मावती स्वप्नवास सुदत्तम की कनिष्ठिका नायिका है। कनिष्ठता मतलब कि एक प्रकार से पद्मावती एक प्रकार से उच्च नायिका नहीं है, मतलब नायिका हैं लेकिन एक प्रकार से छोटी नायिका है या साइड हीरो जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। यह मगध नरेश दर्शक की बहन है। अत्यंत सुशील है, संयत है, धार्मिक है। प्रथम अंक के प्रारंभ से ही उसकी धार्मिकता झलकने लगती है पद्मावती की। कांचुकी प्रारंभ से ही घोषणा करता है कि आश्रमवासियों में जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो राजकुमारी से आकर के मांग ले। धर्मप्रिया पद्मावती अपने उच्च कुल की परंपरा के अनुसार तपस्वियों में धर्मबोध नहीं देखना चाहती हैं और यद्यपि पद्मावती की अवस्था 20-25 साल की ही है अभी, परंतु उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो अत्यंत प्रौढ़ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती पद्मावती, बहुत ही एक प्रकार सुशील है, सज्जन है, ज्ञानी है, जानकार है, कुशाग्र बुद्धि की है। पद्मावती वृद्धजनों का समाधिक आदर करती है। पद्मावती एक आदर्श प्रेमिका भी है। वह राजा उदयन से वासुदत्ता के समान ही प्रेम करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भास ने पद्मावती को एक आदर्श भारतीय रमणी रत्न के रूप में चित्रित किया है। तो इस तरीके से ये पद्मावती और वासुदत्ता दोनों एक प्रकार से राजा उदयन से प्रेम करने वाली हैं। इसकी कहानी पूरी विस्तार से मैं समझाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको और विस्तार समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अगला है कि राम पुल्लिंग शब्द की शब्द रूप सिद्धि कीजिए। शब्द रूप सिद्धि इस तरीके से देखिए, राम का अगर करना है आपको तो कैसे करेंगे राम। अब देखें यहाँ विभक्ति लिखी है, विभक्ति प्रथमा, विभक्ति द्वितीया, तृतीया, इस तरीके से विभक्तियाँ ये होती हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखें प्रथमा विभक्ति में राम का क्या होगा, एक वचन रामा होगा, द्विवचन रामो होगा और बहुवचन रामः होगा, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में राम का एक वचन रामम होगा, द्विवचन रामो होगा और तृतीय वचन रामान होगा, ठीक है। तृतीय विभक्ति में देखेंगे तो एक वचन रामेण, द्विवचन रामाभ्याम और बहुवचन रामय होगा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में आप आ जाएं तो इसमें प्रथम वचन जो होगा राम का वो रामाय होगा एक वचन, और द्विवचन रामाभ्याम होगा और बहुवचन रामेभ्यः होगा, ठीक है। पंचमी विभक्ति में आ जाएं तो रामात या रामाद हो जाता है एक वचन राम का, रामाभ्याम द्विवचन होता है और रामेभ्यः जो है एक प्रकार से ये तृतीय वचन होता है यानी कि बहुवचन। षष्ठी विभक्ति में आ जाएं तो रामस्य प्रथम वचन यानी कि एक वचन, रामयो द्वितीय वचन और रामाणाम जो होता है रामाणाम ये तृतीय यानी बहुवचन होता है। सप्तमी विभक्ति में जाएंगे तो रामे, ठीक है, प्रथम वचन यानी कि बहुवचन एक वचन और रामयो द्वितीय वचन, द्विवचन और बहुवचन जो होता है रामेशु हो जाता है। और संबोधन में आप देखेंगे तो प्रथम वचन में हे राम, ठीक है। संबोधन दूसरा अगर द्विवचन जाएंगे तो हे रामौ, ठीक है। और संबोधन में अगर बहुवचन में जाएंगे तो हे रामः, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं आप क्या, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामणानाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामो हे रामः। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा जब हिंदी पढ़ रहे होंगे, अनिवार्य हिंदी मतलब अनिवार्य संस्कृत, उसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से विभक्ति है, ऐसे ही हर एक चीज़ का होता है, ठीक है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का एक ये चार्ट याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। बाकी पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी कल ही मैं दे चुका हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर BA 3rd सेमेस्टर वाला कल की वीडियो में एक लेक्चर हुआ था, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसमें भी मैंने ऐसे ही तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। बाकी और भी संस्कृत के मॉडल पेपर, हिंदी के मॉडल पेपर, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, ज्योग्राफी के, होम साइंस के, ठीक है, शिक्षा शास्त्र के, सभी के मॉडल पेपर जल्द ही आपके आने और शुरू होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।